हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनिमे वर्स की एक और कमाल की वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के बारे में। डीमन स्लेयर का एनिमे बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो चुका है, इसीलिए आज की तारीख में डीमन स्लेयर के एनिमे को दुनिया भर में लोग जानते हैं। हालांकि डीमन स्लेयर के पॉपुलर होने के पीछे का रीजन है उसकी कमाल की स्टोरी लाइन, क्योंकि इस एनिमे के अंदर हमें डीमंस का जैसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो सच में काबिले तारीफ है। हालांकि अगर देखा जाए तो डीमन स्लेयर के एनिमे के अंदर बहुत सारे टाइप्स के डीमंस हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल डीमंस, लोअर मून डीमंस और अपर मून डीमंस, और ये सारे डीमंस न सिर्फ एक दूसरे से काफी डिफरेंट है बल्कि इन सबकी पावर्स भी एक दूसरे से बहुत अलग है। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम डीमन स्लेयर के इन्हीं सारे डीमंस की बात करते हैं और डीमन स्लेयर की दुनिया के टॉप 10 ऐसे डीमंस को जानते हैं जो कि सबसे पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देखने को मिले उसके लिए आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग डीमन स्लेयर के मांगा से हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अब हाशिरा ट्रेनिंग के आगे हम डीमन स्लेयर मांगा से इन्फिनिटी कासल आर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डीमन स्लेयर के मांगा की सबसे बेस्ट आर्क है। और इन्फिनिटी कासल आर्क की वीडियोस आपको 1-2 दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए अगर आप सभी इन्फिनिटी कासल आर्क की वीडियोस देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आप कमेंट्स के अंदर इन्फिनिटी कासल आर्क या फिर डीमन स्लेयर जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो ये पता लगे कि आपको हमारी वीडियोस कितनी पसंद आती हैं। तो फिर आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ग्यूतारो। तो ग्यूतारो डीमन स्लेयर एनिमे के अंदर एक अपर मून डीमन है और अपर मून के अंदर इसकी रैंकिंग है नंबर 6 की, इसीलिए इसे कहा जाता है अपर मून 6। ग्यूतारो डाकी का बड़ा भाई है और ग्यूतारो और उसकी बहन डाकी दोनों ही अपर मून 6 की पोजीशन को होल्ड करते हैं, यानी कि ये दोनों ही अपर मून 6 हैं। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों में देखा जाए तो ग्यूतारो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्यूतारो हमें सबसे पहले दिखा था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर, और वहाँ पर इसका सामना हुआ था तांजीरो और साउंड हाशिरा से, यानी कि अपने टेंगेन उज़ुई से। ग्यूतारो की सबसे खास एबिलिटी है उसका रीजनरेशन, क्योंकि जैसे इसे थोड़ा सा भी डैमेज होता है वैसे ही अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लेता है। इसके साथ ही इसका जो ब्लड डीमन आर्ट है वो भी बहुत कमाल का है, और सबसे बड़ी बात ये इतना ज्यादा तेज है कि इसके एक्शंस को एक हाशिरा के लिए देख पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ग्यूतारो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने पास्ट के अंदर 15 से भी ज्यादा हाशिरास को मार रखा है, और इसीलिए एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर जब ये फाइट के अंदर अपीयर होता है तो उस टाइम पर तांजीरो, इनोस्के, जेनित्सु और इवन अपना साउंड हाशिरा ये सब मिलकर भी ग्यूतारो से फाइट नहीं कर पा रहे थे, और ग्यूतारो अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा था। और उसी फाइट के अंदर 2 सीन ऐसे भी आते हैं जिन सीन्स के अंदर ग्यूतारो लगभग तांजीरो को मार ही देता है, लेकिन इन दोनों ही बारियों में अपना साउंड हाशिरा उसके सामने आ जाता है और वो तांजीरो की जान बचाता है। लेकिन हाँ, इन दोनों बारियों में सामने आने की वजह से साउंड हाशिरा को अपनी एक आंख और अपना एक हाथ गंवाना पड़ता है। लेकिन एक हाथ के न होने के बाद भी साउंड हाशिरा ग्यूतारो को ऐसे टक्कर देता है जैसे टक्कर के बारे में ग्यूतारो ने कभी सोचा भी नहीं होता है। और सिर्फ यही नहीं, इस फाइट सीन के अंदर इनका बैटल इतना कमाल का होता है जिस बारे में डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल है। नंबर 9, ग्योको। तो ग्योको भी डीमन स्लेयर एनिमे के 12 कीजुकी का मेंबर है और अपर मून के अंदर इसकी रैंक नंबर 5 की है, इसलिए इसे कहा जाता है अपर मून 5। ग्योको देखने में इतना ज्यादा बैडएस है कि उसके अपीयरेंस को डीमन स्लेयर के एनिमे के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग लुकिंग माना जाता है। मतलब कि अगर ग्योको को कोई बच्चा देख ले तो वो कम से कम 10 दिन तक तो सोने वाला नहीं है। ग्योको की पावर्स की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसके अलावा इसकी पानी के ऊपर मास्टरी है और ये सी के क्रीचर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन इनके साथ ही इसके पास कई सारे वासेस हैं और ये उन सारे वासेस के अंदर खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। और अब क्योंकि ये टेलीपोर्ट हो गए बहुत ही जल्दी अपनी लोकेशन को चेंज कर सकता है, इसीलिए इसे फाइट करने के दौरान इसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बाकी इसके साथ ही इसकी रीजनरेटिव पावर्स भी काफी कमाल की है। और इसके अलावा जब ये डीमन स्लेयर एनिमे के अंदर अपीयर हुआ था तो उस टाइम पर इसने सबकी वाट लगा के रख दी थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब इससे मिस्ट हाशिरा यानी कि अपना मुइचिरो लड़ने आया था तो इसने वहाँ भी मुइचिरो की बहुत बुरी हालत कर दी थी। हालांकि अपना मिस्ट हाशिरा इस फाइट का रुख बदल देता है और वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करके ग्योको को एक ही बार में खत्म कर देता है। नंबर 8, हान तेंगु। तो हान तेंगु 4th नंबर का अपर मून डीमन है और इसीलिए हान तेंगु की पावर्स भी बहुत ज्यादा है। अब देखा जाए तो हान तेंगु यानी कि अपर मून 4 काफी ज्यादा डरपोक डीमन है और बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी ये काफी ज्यादा डरता है। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए हान तेंगु के ब्लड डीमन आर्ट की तो इसका ब्लड डीमन आर्ट बहुत ही कमाल का है, क्योंकि अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके हान तेंगु अपने आप को मल्टीपल वर्जन्स के अंदर स्प्लिट कर सकता है और इसके सारे वर्जन्स अलग अलग इमोशंस के होते हैं, जिस वजह से उनकी पावर्स भी डिफरेंट होती है। डीमन स्लेयर के एनिमे के अंदर हान तेंगु भी सीजन 3 में आया था और सीजन 3 के अंदर यानी कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के अंदर इसने अपर मून 5 के साथ मिलकर स्वॉर्डस्मिथ विलेज के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हाँ, वहाँ पर ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी इसे हरा ही नहीं पा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे फाइट करने के लिए तांजीरो के साथ साथ उसकी बहन नेजुको, विंड हाशिरा का भाई गेनिया और यहाँ तक कि लव हाशिरा मित्सुरी भी शामिल हो गए थे। लेकिन ये सब मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। हालांकि अल्टीमेटली हान तेंगु फाइट करके काफी कमजोर हो गया था और वो डायरेक्टली सन से भी एक्सपोज हो गया था और इसीलिए तांजीरो से मारने में सक्सेसफुल हो पाया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात तो कंफर्म थी कि अगर ये लोग एक एक करके हान तेंगु का सामना करते और वो अगर इसकी रियल बॉडी को नहीं ढूंढ पाते तो
तो तब तो हान तेंगु यानी कि अपर मून 4 इन सबको ठिकाने लगा देता। हालांकि अगर देखा जाए तो एक और ऐसा डीमन है जो कि बिल्कुल हान तेंगु जितना ही स्ट्रॉन्ग है, और उस डीमन का नाम है काइगाकू। अब वैसे देखा जाए तो काइगाकू पहले एक डीमन स्लेयर होता है, और ये भी उन्हीं हाशिरा से ट्रेनिंग लेता है जिन हाशिरा ने जेनित्सु को ट्रेनिंग दी होती है। लेकिन आगे चलकर जब हान तेंगु मारा जाता है तब उसके बाद ही काइगाकू अगला अपर मून 4 बनता है, और इसलिए अगर देखा जाए तो इसकी पावर्स और हान तेंगु की पावर्स काफी हद तक सिमिलर ही है, इसीलिए हम इसे भी नंबर 8 की पोजीशन पर रख सकते हैं। नंबर 7 नेजुको। तो नेजुको, जिसका पूरा नाम नेजुको कामाडो है, वो अपने तांजीरो की छोटी बहन है, और ये भी मुजान की वजह से एक डीमन बन जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो नेजुको बाकी डीमन से बहुत अलग है, और वो इसीलिए क्योंकि नेजुको ऐसे डीमन है जो कि किजुकी न होने के बाद भी मुजान के कई सारे लोअर मून डीमंस और इवन अपर मून डीमन से भी पावरफुल है। हालांकि नेजुको नेचर वाइज भी सबसे अलग है, क्योंकि जहाँ बाकी के ह्यूमंस डीमंस बनने के बाद ही अपनी फैमिली तक को भूल जाते हैं, वहीं पर नेजुको ऐसी डीमन है जो कि अपने भाई तांजीरो को डीमन बनने के बाद भी पहचानती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इस बात का भी फैसला करती है कि वो अपने सर्वाइव के लिए किसी भी ह्यूमन का ब्लड नहीं पिएगी। नेजुको की पावर्स की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा हुआ है कि अगर किसी तरह से नेजुको की गर्दन काट दी जाए तो नेजुको उसके बाद भी सर्वाइव कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तो ऐसा हो चुका है कि नेजुको डीमन स्लेयर की पहली ऐसी डीमन बन चुकी है जिसने की सन को भी कॉन्कर कर लिया है, और इसीलिए वो सनलाइट के अंदर भी बड़े आराम से सर्वाइव कर सकती है। हालांकि नेजुको पहले दिन से इतनी पावरफुल नहीं थी, और इसीलिए नेजुको की पावर्स टाइम के साथ ही बढ़ी है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि नेजुको अभी जितनी पावरफुल है वो आने वाले टाइम में उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ अभी की सिचुएशन देखी जाए तो इस टाइम पर भी नेजुको इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अपर मून 6, 5 और इवन 4 को भी हरा सकती है। नंबर 6 नाकिमे। तो नाकिमे डीमन स्लेयर एनिमे की वो डीमन है जिसके बारे में हम सबने सबसे कम जाना है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे एनिमे के अंदर इसका अपीयरेंस भी सबसे कम ही रहा है। नाकिमे एक अपर किजुकी की मेंबर है, लेकिन हाँ, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये एक्चुअल में कितनी ज्यादा पावरफुल है इस बारे में ढंग से कोई भी नहीं जानता है। हालांकि अब तक जितना हमने इसको देखा है वो देखकर हमें सिंपली कह सकते हैं कि नाकिमे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है। लेकिन इस डीमन की जो स्पेशल पावर है वो कोई अटैक करने की पावर नहीं है, बल्कि वो है डिफेंस की पावर। इसके अलावा जब तक नाकिमे इन्फिनिटी कासल के अंदर होती है तब तक उससे लड़ना या हरा पाना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उस तक पहुँच पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने ब्लड डीमन आर्ट के जरिए वो इन्फिनिटी कासल के अंदर किसी को भी कहीं भी भेज सकती है। इसके अलावा वो अपनी आंखों से किसी पर भी नजर रख सकती है, जिस वजह से कौन नाकिमे के खिलाफ क्या करना चाहता है वो उस बारे में पहले से ही जान सकती है। एंड इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से नाकिमे काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। नंबर 5 अकाजा। तो अकाजा अपर मून 3 रैंक का डीमन है, और अगर सही मायनों में देखा जाए तो अकाजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अकाजा एक पावरफुल डीमन होने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, इसीलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अकाजा इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को मार रखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने जिन डीमन स्लेयर्स को मारा है उनमें बहुत सारे हाशिरास भी थे। अकाजा को हमने सबसे पहले देखा था डीमन स्लेयर की म्यूगेन ट्रेन मूवी के अंदर, जहाँ पर ये तांजीरो को मारने आया होता है, लेकिन लकीली वहाँ पर फ्लेम हाशिरा होता है, और इसीलिए वो तांजीरो को बचाने के लिए अकाजा का सामना करता है। और फिर जब अकाजा और फ्लेम हाशिरा फाइट करते हैं तो तब हमें दिखती है डीमन स्लेयर एनिमे की अब तक की सबसे बेहतरीन फाइट। हालांकि उस वाली फाइट के अंदर फ्लेम हाशिरा अपनी पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन तब भी अल्टीमेटली अकाजा उसे मार ही देता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मांगा के अंदर आगे चलकर हमें ये भी पता लगता है कि जब अकाजा फ्लेम हाशिरा से फाइट कर रहा था तब उस टाइम पर वो उससे लड़ने के लिए सीरियस भी नहीं था, बल्कि वो तो फ्लेम हाशिरा के साथ सिर्फ खेल रहा था। यहाँ तक कि डीमन स्लेयर के मांगा के अंदर अकाजा का एक बार सामना गियो से भी होता है, यानी कि अपना वाटर हाशिरा, जो कि उस टाइम पर तांजीरो के साथ होता है। लेकिन वहाँ पर भी अकाजा वाटर हाशिरा और तांजीरो दोनों को एक साथ संभाल लेता है। नंबर 4 डोमा। तो डोमा सेकंड अपर मून डीमन है, और वैसे तो दिखने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब कोई डीमन जितना ज्यादा ह्यूमंस को खाता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है, और इसीलिए पावरफुल होने के लिए डोमा ने भी बहुत सारे ह्यूमंस को खाया है, स्पेशली फीमेल ह्यूमंस को। और ऐसा इसीलिए क्योंकि लड़कियों और औरतों को खाना डोमा को बहुत पसंद है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डोमा के लिए तो ये भी कहा जाता है कि डोमा अकाजा से ज्यादा पावरफुल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो किसी पर भी कोई दया नहीं करता, और उसके सामने जो भी आता है वो सिंपली उसे खा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना अकाजा है जिसका ये नियम है कि वो कभी भी किसी फीमेल ह्यूमन को नहीं खाएगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो डोमा से पीछे रह जाता है। लेकिन हाँ, जिस दिन अकाजा फीमेल्स को भी खाना स्टार्ट कर देगा वो उसी दिन सिंपली डोमा को भी सरपास कर देगा, और 12 किजुकी के अंदर वो सेकंड अपर मून डीमन बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि अकाजा भी चाहे कितने भी लोगों को खा ले, लेकिन तब भी वो नंबर 3 के डीमन से कभी आगे नहीं निकल पाएगा। और ऐसा क्यों, वो तो आप नंबर 3 के बारे में जब जानेंगे तब आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। नंबर 3 कोकुशिबो। सो नंबर 3 की रैंक पर जो डीमन है वो और कोई नहीं बल्कि कोकुशिबो है। अब पूरे डीमन स्लेयर एनीमे के अंदर सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कोकुशिबो को टक्कर दे सकते हैं, और मैंने टक्कर देना इसीलिए बोला है क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि कोकुशिबो को आसानी से मार सके। कोकुशिबो 12 डीमन मून्स का भी सबसे पावरफुल मेंबर है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कोकुशिबो के पास लगभग 1000 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो न सिर्फ पावरफुल है बल्कि वो लड़ना भी बहुत बखूबी जानता है। साथ ही साथ उसे ना तो किसी ट्रिक में फंसाया जा सकता है और न ही उसे हराने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। कोकुशिबो इकलौता ऐसा डीमन है जो कि न ब्लड डीमन आर्ट को यूज कर सकता है बल्कि उसके साथ ही वो ब्रीथिंग टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है, और इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कोकुशिबो को इतना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस बना देता है कि किसी दूसरे की इसके सामने टिकने तक की हिम्मत नहीं होती है।
नंबर 2, मुजान की बोसुजी। तो कोई भी डीमन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो एक बंदे से हमेशा पीछे रहेगा, और वही है मुजान की बोसुजी। मुजान की बोसुजी सारे डीमंस का गॉडफादर है, क्योंकि डीमन स्लेयर के एनीमे के अंदर जितने भी डीमंस हैं, उनमें से ज्यादातर डीमंस को इसने खुद ही क्रिएट किया है, और बाकी के जो बचे हुए डीमंस हैं, उन्हें क्रिएट किया है उन डीमंस ने जिन्हें मुजान ने क्रिएट किया है। सो इसीलिए अगर देखा जाए तो सभी डीमंस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मुजान ने क्रिएट किया है, और किसी को भी डीमन बनाने के लिए उसके अंदर मुजान का ब्लड जाता है, क्योंकि जैसे मुजान किसी को भी अपना ब्लड देता है, वैसे वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होकर एक डीमन बन जाता है, जिसके बाद वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, बल्कि अपने बॉडी पार्ट्स के कट फट जाने पर वो उन्हें रीजनरेट भी कर पाता है। और अब क्योंकि सभी डीमंस को मुजान ने क्रिएट किया है, इसीलिए वो सिर्फ अपने सोचने भर से ही उन सबकी जान ले सकता है, जिस वजह से किसी भी डीमन का मुजान के खिलाफ जाना पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि आप सब ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई भी डीमन मुजान से पावरफुल है ही नहीं, तो फिर हमने मुजान को नंबर 1 की बजाय नंबर 2 पर क्यों रखा है। तो इसीलिए चलिए हम नंबर 1 की बात करते हैं और इस सवाल का जवाब जानते हैं। नंबर 1, डीमन किंग तांजीरो। तो डीमन किंग तांजीरो डीमन स्लेयर की दुनिया का वो डीमन है जो कि मिलकर बना है मास्टर मुजान और तांजीरो से। असल में डीमन किंग तांजीरो का क्रिएशन तब होता है जब मुजान लड़ाई में हारकर मरने वाला होता है, और जिस टाइम पर वो सन के सामने एक्सपोज होकर मर रहा होता है, उसी टाइम पर उसके पास तांजीरो भी होता है, और तांजीरो की लड़ाई की वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन अगर बात करें मुजान की, तो वो सही टाइम का फायदा उठाता है और वो अपने मरने से पहले अपनी बॉडी के सारे ब्लड को तांजीरो की बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद एक तरह से तांजीरो का पुनर्जन्म होता है और वो एक पावरफुल डीमन बन जाता है। और ये डीमन लिटरली तांजीरो और मुजान का कॉम्बिनेशन होता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ता है डीमन किंग तांजीरो। एंड सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हालांकि मैं इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊंगा, इसीलिए अगर आपको इसके बारे में सब कुछ जानना है तो आपको हमारी इन्फिनिटी कास्टल आर्क वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो कि वैसे 1-2 दिन में आना स्टार्ट हो जाएंगी, इसीलिए आपको वीडियोस के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों, यही थी वीडियो डीमन स्लेयर के टॉप 10 सबसे पावरफुल डीमंस के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।